नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। जगमग रोशनी, केसरिया पताकाओं पर राम और हनुमान की तस्वीर, किनारे बैठे साधु संत और 2100 दीपों से महाआरती। ऐसे में अयोध्या की सरयू नदी अपनी अविरल धारा से अचानक 70 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है। सरयू के पानी को जिस चीज का इंतजार है, इस वक्त भूमि पूजन को लेकर कुछ वैसी ही उत्सुकता अयोध्या वासियों को भी है। शुभ घड़ी के लिए पूरी अयोध्या तैयार है। कोशिश है कि सरयू किनारे बसी अयोध्या को राम जिस तरह देखते थे उसकी सूरत कुछ वैसी ही बनाई जाए। और अयोध्या को राम किस तरह देखते थे, इसका जिक्र रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ इस तरह किया है। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहुसर्ज पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यानी ये सुहावनी पूरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मरे समीप निवास पा जाता है, मतलब मुक्ति पा जाते हैं। आज खूबसूरती को बयां करती जैसी तस्वीर सरयू घाट की है। कुछ इसी अंदाज में पूरा शहर राममय हो चुका है। कुछ घंटे बाद होने वाले राम जन्मभूमि पूजन के मौके पर त्रेता युग के अयोध्या जी को कलयुग में दोहराने की कोशिश हुई। यहां लोग जब रामलला के इस शहर का नाम लेते हैं तो जी लगाते, अयोध्या जी। अयोध्या जी इसलिए भी कि यह पवित्र भूमि है, जिसका जिक्र गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस तरह किया। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अतित पावनी, अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजय तनु नहीं संसारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शोभायमान अयोध्यापुरी रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। संसार में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वो फिर संसार में नहीं आते, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर भगवान के परमधाम में निवास करते हैं। जन्मभूमि पूजन के मौके पर उसी शोभायमान अयोध्या को फिर से जीवंत करने की कोशिश हुई। इसलिए आज अयोध्या जी गेरुआ ओढ़े तैयार हो चुकी। अयोध्या की सड़कें 500 क्विंटल फूलों से सजी। अयोध्या की लगभग सभी सड़कों के किनारे बने घर राम और हनुमान वाले झंडों से पटे पड़े। 50,000 से ज्यादा झंडे अयोध्या शहर से राम जन्मभूमि की तरफ आने वाली सभी सड़कों पर लगाए गए। महिलाओं का समूह सुबह से ही घरों के बाहर रंगोली बनाता दिखा। घरों के बाहर दीप जलाने का जिम्मा अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्रों को दिया। मान्यता है कि लंका पर जीत के बाद जब राम अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में घर और सड़क मार्ग को सोने के कलश से सजाया गया। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे, बंदनवार पताका केतु, सबने बनाए मंगल हेतु। यानी सोने के कलशों को विचित्र रीति से सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार, ध्वजा और पताकाएं लगाई। अयोध्या में जन्मभूमि पूजन की तस्वीर देखें तो गोस्वामी तुलसीदास की इन चौपाइयों की छाप इनमें साफ साफ नजर आती। राम मंदिर शिलान्यास समारोह को भव्यता देने के उद्देश्य से बंदनवार, ध्वजा और पताकाओं के साथ ही अयोध्या महोत्सव न्यास ने 5100 मिट्टी के कलश भी लगाए। ये कलश साकेत कॉलेज से लेकर अयोध्या मार्ग पर लगाए जा रहे हैं। मिट्टी के घड़ों को कलात्मक ढंग से रंगों, कपड़ों, गोटों, आम के पल्लों और दीपों से सजाकर तैयार किया गया है। कोशिश है कि अयोध्या सोने के रंग में जगमग करे। सोने का रंग यानी पीला रंग। शायद यही वजह है कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम जन्मभूमि परिसर और हनुमानगढ़ी जाना है, उसके दोनों तरफ के घरों को पीले रंग से रंगा गया है और इन पर राम कथा के प्रसंगों के चित्र उकेरे गए। नजारा कुछ ऐसा है मानो अयोध्या नगरी को पीतांबरी ओढ़ाई जा रही। आयोजकों को इस पीले रंग की प्रेरणा भले ही रामचरितमानस से मिली हो,
लेकिन सच ये भी है कि भारतीय शास्त्रों और ज्योतिष से भी पीले रंग को खास महत्व दिया गया। पीले रंग का संबंध गुरु बृहस्पति से भी माना गया है। यह सूर्य के चमकदार हिस्से वाला रंग। पीला रंग मुख्य रंगों का हिस्सा है जो स्वभाव से ऊर्जा पैदा करने वाला होता है। मान्यता है कि पीला रंग जीवन के लिए शुभ होता है, मन को उत्साहित करके नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है। इन सभी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर अयोध्या नगर निगम ने भूमि पूजन से पहले धर्म नगरी को पीले रंग से रंगने का फैसला किया। इस सुनहरी चमक के बीच सरयू घाट से लेकर हनुमानगढ़ी के साथ ही सभी मंदिरों की तरफ जाने वाले रास्तों पर साधु संत मौजूद हैं। मंदिरों से आती मंजीरों और राम धुन की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही। चूंकि राम के अयोध्या लौटने पर दीपावली मनाई गई थी, इसलिए जन्मभूमि पूजन के मौके पर 2 दिनों तक 2100 दीपों की महाआरती के साथ ही दीपोत्सव भी शुरू हो चुका है। प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर को सजाया गया है। भूमि पूजन को लेकर यहां विशेष पूजा की जा रही। जो लोग कोरोना की वजह से भव्य समारोह में नहीं जा पा रहे, वो घर के बाहर रंगोली बना रहे। दीपों की रोशनी, कलश का रंग, रंगोली और शहर की दीवारों का रंग, सबका रंग एक। राम नाम की गूंज के साथ घर घर गाए जाने वाले बधाई गीत ने अयोध्या को 2 तरह के रंग दिए। ये राम के अयोध्या आगमन से लेकर राम के जन्म तक की मिलीजुली खुशी से ओतप्रोत। वाल्मीकि रामायण में जन्मभूमि के महत्व का जिक्र कुछ इस तरह किया है कि अपिच स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिष्म स्वर्गातिपि गरीयसी। यानी भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई, फिर भी हे लक्ष्मण, ये मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। और इस जन्मभूमि पर अब भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी कैसी है, कैसा होगा अयोध्या में जन्मभूमि पर बनने वाला राम मंदिर, ये सब आपको दिखाएंगे बस 4 मिनट के ब्रेक के बाद। राम जन्मभूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गणपति पूजन, रामार्चन के बाद अब मुख्य पूजन का इंतजार है जो प्रधानमंत्री मोदी अभिजीत मुहूर्त में करेंगे। लेकिन इन तैयारियों के बीच राम भक्त ये जानने को भी आतुर हैं कि जिस मंदिर के लिए आंदोलन चला और सदियों के इंतजार के बाद जिस जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी, आखिर वो राम मंदिर कैसा होगा और ये कितने दिनों में बन जाएगा। राम मंदिर आंदोलन चलाने वाली संस्था विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर का वादा किया था। बताया गया कि उसी वादे के मुताबिक राम जन्मभूमि मंदिर विश्व में भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण होगा। अब राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले प्रस्तावित मॉडल की तस्वीरें सामने आ गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जारी की गई तस्वीरों में भव्य राम मंदिर की झलक है, लेकिन यह विश्व हिंदू परिषद के पुराने मॉडल से काफी अलग भी है। मंदिर का यह डिजाइन वास्तुकार निखिल सोमपुरा ने तैयार किया है। रामलला के मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद का जो पुराना मॉडल था उसे निखिल के पिता चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था। अब मंदिर के नए मॉडल में ऊंचाई, आकार, क्षेत्रफल और बुनियादी संरचना में काफी बदलाव है। राम मंदिर का डिजाइन नागर स्टाइल का, इसे शिल्प शास्त्र को ध्यान में रखकर बनाया गया। बताया गया कि प्रत्येक गणना बहुत विशेष है। उदाहरण के तौर पर कोई भी आयाम गर्भगृह से बढ़ा नहीं हो। इसके अलावा गर्भगृह का मुख जो है किस तरह होना चाहिए जैसी बातों का भी खास ध्यान रखा गया। आर्किटेक्ट के प्रोजेक्ट के मुताबिक पुराने मॉडल में शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, जिसे बढ़ाकर 161 फीट किया गया। यानी राम मंदिर की ऊंचाई पहले की तुलना में 33 फीट ज्यादा होगी। इसी वजह से यह मॉडल की तुलना में 33 फीट ज्यादा होगी। इसी वजह से मंदिर में एक और मंजिल बढ़ाई गई। अब मंदिर 3 मंजिला होगा। मंदिर के आधार को भी पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया। पुराने मॉडल के हिसाब से मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच थी। इसे बढ़ाकर 280 से 300 फीट किया जा सकता है।
जहां रामलला का गर्भगृह बनेगा उसके ऊपर के हिस्से को ही शिखर बनाया जाएगा। मंदिर में 5 गुंबद। पहले के मंदिर मॉडल में सिर्फ 2 ही गुंबद, लेकिन नए मॉडल में मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए इसे 5 कर दिया गया। राम मंदिर के 5 गुंबदों के नीचे 4 हिस्से होंगे। इनमें सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप बनेंगे, जहां श्रद्धालुओं के बैठने और अलग अलग तरह के कार्यक्रम करने के लिए जगह रहेगी। मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए इसका जमीनी क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया। मंदिर में पत्थर वही लगेंगे जो राम मंदिर कार्यशाला में तराश कर रखे गए। इन पत्थरों की साफ सफाई कर चमकाने का काम दिल्ली की कंपनी कर रही। मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर मंदिर के लिए नींव की खुदाई हो। यह 20 से 25 फीट गहरी हो सकती। प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा होगा, इस पर निर्णय राम मंदिर ट्रस्ट करेगा। अभी 12 फीट से 14 फीट तक की ऊंचाई की बात चल रही। राम मंदिर के नए मॉडल के मुताबिक पूरे मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे। मंदिर के प्रत्येक तल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। मंदिर के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा के मुताबिक मंदिर बनने में कम से कम 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही नींव की पहली ईंट रखेंगे, मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 3.5 साल के अंदर मंदिर का काम पूरा होगा। इस हिसाब से देखें तो 2024 में राम भक्त जन्मभूमि मंदिर में भगवान का दर्शन कर पाएंगे। सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के लिए राम भक्तों को करीब 4.5 साल का यह इंतजार मंजूर है। आस्थावान रामचरितमानस की एक चौपाई अक्सर गुनगुनाते हैं, जो कुछ इस तरह है कि होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तुलसीदास जी ने यही कहा है कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। इस पर तर्क करने का कोई फायदा नहीं। तो ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि राम जन्मभूमि पर किस तरह आस्थावान और अयोध्या वासियों की भावनाएं हिलोरे मार रही हैं। 3 मिनट में लौट। राम मंदिर निर्माण का वक्त आ चुका है। अब जन्मभूमि पर मंदिर की पहली नींव रखने में कुछ ही घंटे बाकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभ मुहूर्त पर राम मंदिर की नींव रखने के लिए अयोध्या में 3 घंटे तक रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम के यजमान विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख रहे अशोक सिंघल के बेटे सलिल। एक कहावत है कि समय और ज्वार भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यह बिल्कुल पृथ्वी और जीवन के अस्तित्व की तरह ही सत्य है। अब जब जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का समय आ चुका है तो अयोध्या को सील कर दिया गया। इस बात का एहसास अयोध्या के लोगों को पहले से था। यही वजह है कि लोगों ने पाबंदी को ध्यान में रखकर राशन सब्जी पहले ही खरीद ली। जन्मभूमि के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में 300 घर के लोग कुछ घंटों के लिए अपनी चौखट तक सीमित हो जाएंगे। इसकी एक वजह तो कोरोना है, दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हुए 12 बजे जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। वो यहां परिजात का एक पौधा लगाएंगे। भूमि पूजन समारोह को देश के करोड़ों आस्थावान देख सकें, इसके लिए लाइव कवरेज का इंतजाम है। बताया गया कि 48 से ज्यादा हाईटेक कैमरे लगाए गए। इस बीच भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर विवाद भी हुआ। अब खबर यह भी है कि भूमि पूजन का मुहूर्त तय करने वाले पुजारी को फोन पर धमकी मिल रही है। कर्नाटक के बेलगावी में रहने वाले पुजारी ने दावा किया कि यह कॉल देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। क्योंकि पुजारी को खतरा है, इसलिए वहां पुलिस की तैनाती की गई। मुहूर्त विवाद की शुरुआत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान से हुई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने दावा किया कि 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि। शास्त्रों में भाद्रपद मास में गृह मंदिर शुरू करने के काम पर रोक है। इसके जवाब में राम मंदिर के भूमि पूजन का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री ने कहा कि अभिजीत मुहूर्त के 16 भाग में 15 अतिशुद्ध होते हैं, जिनमें 32 सेकंड बेहद अहम है। इन्हीं 32 सेकंड में प्रधानमंत्री मंदिर की नींव रखेंगे और मंदिर निर्माण बिना किसी बाधा पूरा हो। बहरहाल मंदिर निर्माण के साथ ही जन्मभूमि पूजन का गवाह बनने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश की सभी परंपराओं के संतों समेत 175 लोगों को समारोह में बुलाया। इस मौके को यादगार बनाने के लिए अयोध्या को त्रेता युग की छवि दी गई।
पूरी अयोध्या में जैसे दिवाली जैसा माहौल, पूरी अयोध्या राममय हो चुकी। अयोध्या में भव्य भूमि पूजन की तैयारियां पूरी, सपना साकार होने वाला है। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को कुछ ही घंटे बचे हैं। तैयारियां चरम पर हैं। राम मंदिर का ये गेट है जहां से प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे। रामोत्सव की झांकी, अब भूमि पूजन बाकी। भूमि पूजन की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। पूरे शहर में राम नाम की ध्वजा लहरा रही है। रामनगरी में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। अयोध्या में भजन कीर्तन हो रहा है, हवन हो रहा है, तो कहीं भूमि पूजन से पहले अनुष्ठान हो रहा है। 5 अगस्त के शुभ मुहूर्त से पहले साधु संत और अयोध्यावासी राम नाम का जाप कर रहे हैं। राम के धाम अयोध्या के लिए ये किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं, राम भक्तों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं। जब पीएम मोदी के हाथों अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, चांदी की 5 ईंटों के साथ भव्य राम मंदिर की बुनियाद रखी जाएगी, तो इस गौरवशाली पल का साक्षी बनने के लिए राम भक्त अयोध्या पहुंचने लगे हैं। राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाली उमा भारती अयोध्या पहुंच गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या पहुंच गए। योग गुरु बाबा रामदेव रामनगरी पहुंच गए। क्षण ऐतिहासिक हैं और इस समय भारत सहित पूरी दुनिया में करीब 750 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, उनका सौभाग्य है कि उनकी आंखों के सामने कोई प्रत्यक्ष यहाँ श्री अयोध्या जी आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। जो आ गए उनका परम सौभाग्य है, जो अपने घरों में है उनका सौभाग्य है। कुछ ऐसा होगा भगवान श्री राम का मंदिर, कुछ ऐसा होगा आराध्य का गर्भगृह, कुछ ऐसा होगा 5 सदियों के इंतजार का फल। हालांकि ये तो राम मंदिर का सिर्फ नक्शा भर है। कुछ साल बाद जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसकी भव्यता के आगे सब कुछ फीका लगने लगेगा। प्रभु श्री राम के मंदिर का एक एक स्तंभ, एक एक गुंबद, एक एक द्वार, एक एक पत्थर भगवान राम का महिमा मंडन करता नजर आएगा। पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और इसके निर्माण का काम अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 5 अगस्त की सुबह करीब 9:30 बजे पीएम मोदी का विशेष विमान दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरेगा। 10:35 पर पीएम मोदी का विशेष विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसके बाद 10:40 पर हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। दिन के 11:30 बजे अयोध्या साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर पीएम मोदी 10 मिनट तक हनुमान जी की पूजा करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। 10 मिनट तक रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। 12:15 पर रामलला परिसर में पारिजात का पौधारोपण करेंगे। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना होगी। 1:10 पर महंत नृत्य गोपाल दास वेदांती समेत राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इसके बाद 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और 2:20 पर लखनऊ के लिए पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। कुछ इसी तरह अयोध्या की गलियों से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दरबार तक पहुंचेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी का कारवां जिन रास्तों से गुजरेगा, वहां किसी तरह की कोई बाधा पैदा ना हो, इसके लिए रिहर्सल भी की गई। तस्वीरें उसी रिहर्सल की हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कैसे काले रंग की गाड़ियों का काफिला रामनगरी की तंग गलियों से निकल रहा है। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को कुछ ही घंटे बचे हैं। तैयारियां चरम पर हैं। राम मंदिर का ये गेट है जहां से प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे। आप देखिए, पुलिस फोर्स के बहुत जो बड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए वो किए गए। आने जाने वाले हर व्यक्ति की गाड़ी को रोका जा रहा है। बाकायदा
राम जन्मभूमि हाई सिक्योरिटी जोन। यहाँ देखिए जो बैरिकेटिंग लगी है उस पर राम जन्मभूमि हाई सिक्योरिटी जोन कर दिया गया है, बाकायदा लिख दिया गया है कि आप इधर हाई सिक्योरिटी जोन में देखिए गाड़ियों को वापस कराया जा रहा है पुलिस फोर्स के जरिए, और जो बैरिकेटिंग लगी उसमें अयोध्या पुलिस यूपी हाई सिक्योरिटी जोन लिख दिया। और देखिए पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है। प्रधानमंत्री की जो फ्लीट है वो भी आ चुकी है अयोध्या में। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 घंटे गुजारेंगे, तो इस दौरान वो उस संघर्ष का अंत करेंगे जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी। वो उस राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करेंगे जिसके लिए राम भक्तों को कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगाने पड़े। तो शायद यही वजह है कि अयोध्या में अभी से जश्न का माहौल नजर आ रहा है। अयोध्या का कण कण प्रभु श्री राम की गाथा सुना रहा है। हनुमानगढ़ी से पूरी अयोध्या नगरी का अलौकिक नजारा रामोत्सव की झांकी पेश कर रहा है। अयोध्या में कुछ भी करना होगा तो हनुमान जी से इजाजत लेनी होगी। इस वक्त हनुमानगढ़ी के जो शिखर है, जो मस्तक है, आप देखिए उच्च मस्तक जो शिखर है वहां पर हम मौजूद हैं। यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। हम न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि मंदिर हमारे नीचे है। यहाँ देखिए आप बाकायदा जो पूजा पाठ है वो बाकायदा चल रहा है। जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और जय श्री राम के नारे देखिए आपको यहाँ पर जो लोग हैं गूंज रहे हैं और जो नृत्य है वो बाकायदा चल रहा है। तो आप देखिए एक अद्भुत और अदृश्य जो अलौकिक नज़ारा है वो दिखाते हैं। और अयोध्या आखिर किस तरह दिखती है, अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है, आपको रात में तो जगमगाहट में दिखाई देगा लेकिन दिन में जो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी वो हम दिखाना चाहते हैं। पूरी अयोध्या आपको यहाँ से दिख रही है। जो पताका देखिए, पताके जो लगे हैं विजय पताका वो आपको दिख रहे हैं। और मंदिरों के शिखर आपको श्रृंखला शिखर श्रृंखला आपको दिखाई देगी। मन में काफी हर्ष है। मध्य प्रदेश से एक बहुप्रतीक्षित 500 वर्षों से लगभग हम लोग अनेक पीढ़ियां हमारी संघर्ष कर रही थी और अब वो दिन आ गया है, वो अवसर आ गया जब हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या में 5100 कलश तैयार किए गए हैं। कुछ कलश भूमि पूजन में इस्तेमाल होंगे तो कुछ कलश को वहां रखा जाएगा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा। सड़क के दोनों तरफ ये कलश रखे जाएंगे। पीएम मोदी जब अयोध्या पहुंचेंगे तब सरयू दर्शन, पूजन और आचमन करेंगे। फिर पीएम मोदी हनुमानगढ़ी आएंगे और यहां हनुमान जी के दरबार में दर्शन, पूजन और परिक्रमा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी को आशीर्वाद के तौर पर साफा बांधा जाएगा, साथ ही गदा भी सौंपी जाएगी। भूमि पूजन के कार्यक्रम में किसी भी तरह की खलल पैदा न हो इसके लिए अयोध्या में मंगलवार शाम से ही बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि इस दौरान शहर के बाजार खुले रहेंगे लेकिन एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अयोध्या में करीब 500 साल बाद फिर से राम मंदिर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है। घर घर में गीत गाए जा रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए 3 दिन के अनुष्ठान का बस अब आखिरी पड़ाव बाकी। इस अनुष्ठान के दूसरे दिन काशी और अयोध्या के 9 वेदाचार्यों ने जन्मभूमि में मंत्रोच्चार के बीच रामार्चा पूजा करवाई। करीब 6 घंटे चली इस पूजा में यजमान के रूप में बीजेपी महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा और उनकी पत्नी शामिल हुए। भूमि पूजन में शामिल होने वाले हर अतिथि को चांदी का एक सिक्का मिलेगा जिसमें राम दरबार और तीर्थ क्षेत्र का प्रतीक चिन्ह होगा। लेकिन उम्मीदों की इस अयोध्या में कुछ आम चेहरों की चर्चा अभी नहीं हो रही। ये वो चेहरे हैं जिनकी जिंदगी मानो इसी लम्हे का इंतजार कर रही। इन्हीं में एक हैं मिर्जापुर के झांगुर। साल 2001 से पत्थर तराशने का काम करने वाले झांगुर की उम्र अब 50 साल हो चुकी और कोरोना की वजह से जो 3 मजदूर यहां विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में बचे उनमें 2 तो झांगुर और उनके बेटे ही। झांगुर इसी उम्मीद से पत्थर चमकाते रहे कि कभी तो उनकी मेहनत से भव्य मंदिर दमकेगा। दरअसल राम जन्मभूमि से जुड़े बड़े चेहरों को तो सभी पहचानते, लेकिन इन चेहरों के बीच कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन ये लोग पीढ़ियों से रामलला की सेवा करते आ रहे हैं। राम जन्मभूमि के पास दोराही कुआं मोहल्ले में एक पतली सी गली में छोटे से मकान में मुन्ना माली की दुकान। यहां उनकी मां और बहन मालाएं तैयार करती। मुन्ना माली की मां सुकृति देवी गर्व से बताती हैं कि हम 3 पीढ़ियों से रामलला को माला पहुंचाते हैं। पहले उनके ससुर की काम करते थे, उनकी मौत हो गई तो मुन्ना ने काम संभाल लिया।
सुकृति देवी कहती हैं कि रोज सुबह 10 बजे 20 माला मंदिर भेजी जाती। इसी तरह अयोध्या के जैन मंदिर चौराहे के पास पान की दुकान, इसे दीपक चौरसिया चलाते हैं। दीपक कहते हैं कि उनके पिताजी भोग के लिए पान का बीड़ा मंदिर तक पहुंचाया करते थे। उनके पिताजी, उनके जाने के बाद उनके ऊपर यह जिम्मा आ गई। तो दीपक बताते हैं कि रोज सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच भगवान के लिए 20 बीड़ा मीठा पान तैयार कर फ्रिज में अलग रख दिया जाता है। अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की तैयारी, कई पीढ़ियों को इस वक्त का इंतजार था। वो इंतजार खत्म होने वाला है तो हर तरफ उत्साह है। अयोध्या सज धज कर तैयार है। आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह ध्वजा, पताका, रंग रोगन से राममय बन चुकी है अयोध्या। यहां की आबोहवा में राम नाम की गूंज और गंध दोनों। जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तब भी ऐसा ही दृश्य था, बताते, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ इस तरह बताया। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनी रची बहुचौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहुबाज। यानी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई, अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। मंदिरों, घरों और चौपालों में भी भक्ति, उल्लास और उत्साह के साथ राम धुन की गूंज। भूमि पूजन के लिए देश की सभी पवित्र नदियों का जल मंगवाया गया है। मानसरोवर से लेकर रामेश्वरम और श्रीलंका से भी समुद्र का जल आया है और मिट्टी लाई गई है। तो राम मंदिर कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। ये वही पत्थर हैं जो भव्य राम मंदिर में सबसे पहले लगेंगे। निशान की पूजा भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हनुमान जी का पवित्र निशान, जिसे एक बक्से से निकाला गया। नवरत्न जड़ित इस निशान की 1.5 घंटे तक पूजा की गई। हनुमान जी की विजय पताका की आरती की गई। मान्यता है कि हनुमान जी आगे आगे चलते हैं तो सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कि निशान की पूजन समाप्त हो गया। भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु आज निशान की पूजन हुआ। कोविड संक्रमण को देखते हुए वहां राम जन्मभूमि परिसर में नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि इसके साथ में कम से कम 50-60 की संख्या होती, बाजे गाजे के साथ जाया जाता है। इसमें बल्लम और छड़ी रहती है। हनुमानगढ़ी में निशान पूजा के साथ राम जन्मभूमि पर मंगलवार को दरअसल रामार्चन पूजा सभी प्रमुख देवी और देवताओं को भगवान राम के आगमन से पहले न्योता देने के लिए की जाने वाली पूजा है। इस पूजा को कई चरणों में किया गया। पहले चरण में राम के अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा हुई। दूसरे चरण में अयोध्या की पूजा हुई। इसके अलावा नल नील और सुग्रीव की पूजा हुई। तीसरे चरण में दशरथ, उनकी रानियों, राम के सभी भाइयों और उनकी पत्नी की पूजा हुई और अंत में भगवान राम का आह्वान किया गया। वैसे तो रामार्चन पूजा 12 घंटे तक होती है, लेकिन भूमि पूजन के कार्यक्रम को देखते हुए इसे 6 घंटे में ही पूरा कर लिया गया। भगवान राम के पहले इस ब्रह्मांड के जितने भी प्रधान देवता हैं उनका पूजन होता है। उनका पूजन होने के बाद अर्चक रूप में उनका सबका पूजन हुआ, जो भगवान को ही इष्ट मानते हैं, जिनमें सभी देवता आते हैं क्रम से। वो आगे क्रम के पूजन में यहाँ आएगा और कथा में विस्तार से प्रतीत होगा, आपको सबको बोध होगा। और बाद में भगवान का विशेष जो आराधन, सहस्रार्चन इत्यादि से करके भगवान श्री सीताराम जी का प्रधान पूजन इसमें किया जाता है। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में आए पूजनीय संतों ने भी हनुमानगढ़ी और पवित्र सरयू नदी का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी, अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य परमानंद जी समेत कई संत मौजूद थे। कि मंदिर था जहाँ पर, वहीं अब मंदिर बनने जा रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है और सारे देश के जनता तो प्रसन्न है, संत बहुत बहुत प्रसन्न हैं। और उस दिन ये और खुशी का दिन होगा जब मंदिर भव्य बन जाएगा।
राम की नगरी अयोध्या में साधु संत से लेकर आम लोगों का उत्साह अपने चरम पर है। हर कोई उस पावन बेला का इंतजार कर रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे और राम मंदिर का शिला पूजन करेंगे। तो आपको बता दें कि अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के आने पर 5 अगस्त को उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अयोध्या के 25 प्रमुख स्थानों पर अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दशरथ गद्दी से लेकर बड़ी देवकाली मंदिर तक लोकगीत और नृत्य का मंचन किया जाएगा। यही नहीं, राम की पैड़ी पर रंगोली भी बनाई जाएगी। फिलहाल अयोध्या में राम भक्ति का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ भगवा झंडे ही दिखाई देंगे। अयोध्या में जगह जगह भगवान श्री राम, बजरंग बली और राम मंदिर के भगवा ध्वज दिख रहे हैं और बिक रहे हैं। सड़क पर छोटी छोटी दुकानें लगाने वाले अभी तक 10,000 तक झंडे बेच चुके हैं। मंदिर बन रहा है, सब लोग आ रहे हैं लेने के लिए, दिया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ में। आप इसको बनवा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बेच? बाहर से आ रहा है ये। अयोध्या नगरी सज गई है। राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो अयोध्या से लेकर वाराणसी तक भक्ति गीत गाए जा रहे हैं। मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए मुस्लिम महिलाएं भी प्रभु की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। अब हर किसी को इंतजार है तो बस उस पल का जब पीएम मोदी राम के धाम आएंगे और 500 सालों का इंतजार खत्म होगा। सुशांत सिंह की मौत के मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। ये ट्विस्ट कुछ व्हाट्सएप मैसेज की वजह से आया। ये मैसेज एक पुलिस अफसर ने मुंबई के एक पुलिस अफसर को भेजे थे। इनमें एक पुलिस अफसर सुशांत के रिश्तेदार हैं। इस मैसेज के सामने आने के बाद पूरा मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। हालांकि व्हाट्सएप मैसेज से आए इस ट्विस्ट से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया। हालांकि सीबीआई जांच के ऐलान से पहले ही सुशांत केस को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस के बीच तनातनी बढ़ गई। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जांच के लिए गए अपने अफसर विनय कुमार तिवारी को मुंबई में जबरन क्वारंटीन करने का आरोप लगाया। डीजीपी ने साफ साफ कहा कि मुंबई के अफसर न तो उनका फोन उठा रहे हैं, न ही उनके मैसेज का जवाब दे रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के मुताबिक इससे पता चलता है कि कुछ तो गलत है। बिहार के डीजीपी ने एक खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस के 4 अफसर मुंबई पुलिस के डर की वजह से वहां छिप गए। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के इस झगड़े के बीच सीबीआई जांच के ऐलान पर शिवसेना भी भड़क गई। सीबीआई जांच के ऐलान पर सवाल उठाते हुए शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सीबीआई जांच का फैसला सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार ले सकती है और बिहार पुलिस के साथ ही सरकार का इसमें कोई पक्ष नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी के बाद इस मुद्दे पर पहली बार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी चुप्पी तोड़ी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस पूरे मामले में सड़क छाप राजनीति हो रही और उनके परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा। 2 राज्यों की पुलिस के बाद इस मामले में सियासी बयानबाजी चल ही रही थी कि इस पूरे मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी अपना मुंह खोल दिया। पटना में दर्ज एफआईआर में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी। रिया ने सुशांत की मौत के बाद देश के गृह मंत्री से पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। लेकिन अब रिया ने ही बिहार सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश पर सवाल उठाया। रिया चक्रवर्ती के वकील ने एक बयान में कहा है कि बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकती। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार पुलिस को भी इस मामले में जांच करने का अधिकार नहीं। इससे पहले रिया पटना पुलिस की जांच की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रिया चाहती क्या? मामले की सीबीआई जांच को लेकर क्यों आपत्ति? और तो और सुशांत की मौत का सच सामने लाने की मांग करने वाली रिया इन दिनों पटना पुलिस की जांच से बचने के लिए परिवार सहित लापता है। पटना पुलिस की एफआईआर में जो रिया मुख्य आरोपी हैं, कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार भी सुशांत की उसी गर्लफ्रेंड के साथ। पटना पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच की तनातनी
रिया चक्रवर्ती के बदलते रुख के बाद अब व्हाट्सएप मैसेज के नए खुलासे से इस पूरे मामले में कुछ खलबली मचनी शुरू हो गई, क्योंकि ये व्हाट्सएप मैसेज बहुत कुछ कहते हैं। खुदकुशी केस की गुत्थी हर अगले दिन उलझती दिख रही है। इस मामले में जितने खुलासे हो रहे हैं वो इस केस को सुलझाने के बजाय और उलझा देते हैं। हर बीतते दिन के साथ सुशांत केस और भी रहस्यमयी बनता जा रहा है। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस सच के सामने आने के बाद सुशांत केस को लेकर कई नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सुशांत केस में नया पर्दाफाश व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आया है। ये व्हाट्सएप सामने आने के बाद मुंबई पुलिस और सुशांत का परिवार आमने सामने आ गया है। इस व्हाट्सएप चैट के जरिए कई ऐसे सवाल थे जो अब तक पर्दे के पीछे थे। सुशांत केस की जांच के बीच जिस व्हाट्सएप चैट से हलचल मच गई है वो पूरी चैट न्यूज़ 18 के पास है। इस व्हाट्सएप चैट में क्या है ये आपको बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं ये व्हाट्सएप चैट किसके बीच हुई और ये इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। ये व्हाट्सएप चैट आईपीएस अफसर ओपी सिंह और मुंबई के डीसीपी परमजीत दहिया की है। ओपी सिंह सुशांत के बहनोई हैं। ओपी सिंह और डीसीपी परमजीत दहिया एक दूसरे के करीबी बताए जा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक ओपी सिंह ने डीसीपी दहिया से कई बार बात की और इन दोनों के बीच सुशांत को लेकर बातचीत हुई। ये बातचीत 19 से 25 फरवरी के बीच की है। सुशांत के आईपीएस बहनोई ओपी सिंह और मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत दहिया की व्हाट्सएप चैट से यह साबित हो जाता है कि सुशांत के परिवार को यह पता था कि सुशांत कुछ परेशान है और उन्हें मदद की जरूरत है, क्योंकि ओपी सिंह ने डीसीपी परमजीत दहिया को भेजे अपने व्हाट्सएप में सुशांत की परेशानी का जिक्र किया है। जब मामला हाथ से निकल गया तो सुशांत ने मेरी पत्नी को फोन करके मदद मांगी। वो 2 से 3 दिन हमारे साथ रहा और फिर शूटिंग की वजह से चला गया। अब वो फिर परेशान है क्योंकि रिया सुशांत की टीम के हर वफादार आदमी को हटा रही है और अपने आदमियों को नौकरी पर रख रही है। सुशांत की एक और बहन जो सुशांत के घर आती जाती रहती हैं, वो डरी हुई है क्योंकि सुशांत ने जोड़ तोड़ करने वाले कुछ लोगों के आगे सरेंडर कर दिया है और उसकी जान खतरे में है। दावा किया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप मैसेज सुशांत के बहनोई ने मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत दहिया को भेजा था। अगर इसे सच माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि सुशांत के परिवार वालों को पता था कि सुशांत की जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ओपी सिंह के एक और व्हाट्सएप मैसेज में रिया के परिवार का नाम भी आया है। रिया के पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं। कुछ दिन की जान पहचान के बाद ही रिया सुशांत के घर रहने चली आई। सुशांत का डिप्रेशन खत्म करने के बहाने रिया और उसके परिवार वाले उसे एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट में ले गए और वहां दोनों को कई महीने रखा। उसके बाद से ही वो लोग सुशांत और उसका कारोबार देखने लगे हैं। तब से ही सुशांत परेशान है। ये व्हाट्सएप चैट 19 से 25 फरवरी के बीच का है। डीसीपी परमजीत ने सुशांत के बहनोई के मैसेज का जवाब भी दिया है। इन्हीं मैसेज के आधार पर सुशांत का परिवार दावा कर रहा है कि उन्होंने सुशांत को लेकर मुंबई पुलिस को आगाह किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार के आरोपों का जवाब एक बयान जारी कर दिया है। श्री के सिंह सुशांत राजपूत के पिता ने बयान जारी कर कहा है कि उनके परिवार ने 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बांद्रा पुलिस स्टेशन में 25 फरवरी को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि आईपीएस अफसर ओपी सिंह जो सुशांत के बहनोई हैं, उन्होंने उस वक्त जोन 9 के डीसीपी को कुछ व्हाट्सएप मैसेज जरूर भेजे थे, जिसके जवाब में उस वक्त के जोन 9 के डीसीपी ने ओपी सिंह को लिखित शिकायत देने के लिए कहा था ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन ओपी सिंह चाहते थे कि मामले को अनौपचारिक तौर पर निपटाया जाए, जिसके लिए जोन 9 के डीसीपी ने मना कर दिया था। मुंबई पुलिस का दावा है कि सुशांत के परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की, जबकि परिवार का कहना है कि उसने शिकायत की थी। सच का पता तो जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन इस व्हाट्सएप चैट से यह साबित होता है कि सुशांत के परिवार को काफी दिनों से यह मालूम था कि सुशांत परेशान है, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सुशांत खुदकुशी जैसा कदम भी उठा लेंगे।
सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश के बावजूद मुंबई और बिहार पुलिस के बीच छिड़ी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दोनों राज्यों की पुलिस के अपने तर्क हैं, अपने दावे हैं, अपना सच, जिसे साबित करने के लिए दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। जबानी जंग के साथ साथ अब तो व्हाट्सएप वाली लड़ाई भी जोर पकड़ने लगी। ये होता रहा, ये सीबीआई की जांच हो रही है, सीबीआई की जांच की मांग हो रही है, माफ कीजिएगा, फिर भी ये सब हो रहा। बिहार पुलिस एक व्हाट्सएप चैट जारी करती है तो मुंबई पुलिस दूसरी व्हाट्सएप चैट जारी करती। कुल मिलाकर इस केस को सुलझाने के बजाय दोनों राज्यों की पुलिस आपसी लड़ाई में इस कदर उलझा चुकी है कि सुशांत के परिवार वालों के लिए इंसाफ का इंतजार लंबा होता दिख रहा है। उधर सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी, जो कि इस केस पर रोशनी डाल सकते हैं, वो भी नई नई बातों के साथ सामने आ रहे हैं। सिद्धार्थ ने भी सुशांत के जीजा ओपी सिंह का एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी का किरदार भी सवालों के घेरे में आ जाता है। बार बार उनका सुशांत के परिवार वालों पर आरोपों की बौछार करना कई सवालों को जन्म देता है। हालांकि इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सुशांत के पिता दिन रात एक क्यों, इकलौते बेटे की मौत का सच सामने लाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक मशहूर शायर ने कहा था, जज्बात को हम कटघरे में खड़ा कर दें, अगर लफ्जों की गवाही कोई मंजूर कर दे। लेकिन सच तो यह है कि कानून के सामने जज्बात कहीं नहीं टिकते। कानून सबूत मांगता है और ठोस सबूत किसी भी रूप में सामने आने चाहिए, चाहे उसकी कड़ियां फोन कॉल से जुड़े या फिर किसी व्हाट्सएप मैसेज से। व्हाट्सएप चैट को लेकर मचा घमासान। पहले सामने आए सुशांत के आईपीएस बहनोई के व्हाट्सएप चैट। अब डीसीपी दहिया ने भी जारी किए व्हाट्सएप चैट। सुशांत केस में व्हाट्सएप चैट को लेकर शुरू हुआ घमासान और तेज होता जा रहा है। अब तक सुशांत के बहनोई ओपी सिंह की चैट सामने आई थी। अब मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत दहिया के मोबाइल के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिसमें ओपी सिंह ने डीसीपी दहिया को वो मैसेज फॉरवर्ड किए हैं जो सुशांत की वकील बहन ने ओपी सिंह को भेजे थे। यही मैसेज ओपी सिंह ने डीसीपी दहिया को भेज दिया। मुझे पता चला है कि सुशांत को बचाने का समय बहुत कम ही बाकी है। मिरांडा और श्रुति रिया के करीबी हैं और सुशांत को तबाह करने की साजिश में शामिल हैं। अगर मिरांडा पर डीसीपी दहिया के जरिए सख्ती कराई जाए, अगर हम किसी तरह से मिरांडा को एक दिन पुलिस कस्टडी में ले सकें, तो वो सारी साजिश के बारे में उगल देगी। उसका बयान कानूनी कार्रवाई करने के लिए काफी होगा। डीसीपी दहिया के ये मैसेज सामने आने के बाद न्यूज़ 18 ने उनसे बात की और उन्होंने माना कि ऐसे मैसेज ओपी सिंह ने उन्हें भेजे थे, लेकिन उन्होंने बिना लिखित शिकायत के एक्शन लेने से इनकार कर दिया था। 19 फरवरी और 25 फरवरी को कुछ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मुझे फॉरवर्ड किए गए थे। उनमें से कुछ कन्वर्सेशन उन्होंने खुद टाइप करके भेजे थे और कुछ फॉरवर्डेड कन्वर्सेशन थे जिसके नीचे उन्होंने लिखा था, दिस इज फ्रॉम प्रियंका, हर लॉयर सिस्टर। ये कन्वर्सेशंस पढ़ने के बाद टेलीफोन पे भी हमारी बात हुई। सर का ऐसा कहना था कि the lady concerned, she should be handled informally, meaning which that they should be called to the police station and pressurized. Written complaint नहीं दी है, WhatsApp पे आपको बता दिया है, WhatsApp के बेसिस पे आप उन्हें पुलिस स्टेशन बुला लीजिए। I politely told sir that without a written complaint, this is not possible. I have to have a written complaint to call a lady or her associates to the police station. डीसीपी के इस बयान के साथ ही मुंबई पुलिस का यह दावा है कि सुशांत की मौत के बाद जब उनके परिवार के लोगों का बयान दर्ज हो रहा था, उस वक्त भी ओपी सिंह मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इन मैसेज का कोई जिक्र नहीं किया।